नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन कांग्रेस की इस प्रतिष्ठा यात्रा पर उत्तराखंड बीजेपी अब तक हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस ने भले ही इस यात्रा को राजनीति से हट के बताया हो, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस की यह यात्रा राजनीतिक ही थी। और बीजेपी ने माहरा का एक बयान भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आखिर क्या कुछ उस बयान में है और कांग्रेस का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। रोज हमारा 27 से 30 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज था। और जहां तक मनोज रावत जी की बात करें, बिल्कुल गलत है। मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया, मैं तो यात्रा लेके चल रहा था। होश भी नहीं रहती जब आप यात्रा में चलते हैं, इतना होश नहीं रहता कौन बगल में चल रहा है, कौन क्या चल रहा है। कोशिश कर रहे थे। मनोज रावत जी को सीरियसली लेना चाहिए था, उनको हरिद्वार से चलना चाहिए था। भाई अगर पॉलिटिकल फायदे की बात है तो उन्हीं को होना था सबसे ज्यादा। उनको हरिद्वार में इंक्लूड होना चाहिए था, उनको पूरे रास्ते साथ चलना चाहिए था। वो बमुश्किल पूरे 200 या ये अब तो 300 हो गया, 300 किलोमीटर में बमुश्किल 3 किलोमीटर चले हैं पैदल। प्रीतम सिंह जी पूरा गुप्त काशी तक पैदल चल गए। हरीश रावत जी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। माहरा के इस बयान पर बीजेपी ने बवाल मचा दिया है। उत्तराखंड बीजेपी ने ये बयान अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा को राजनीतिक करार दिया है। जबकि कांग्रेस लगातार ये बात कहती आई है कि इस यात्रा को राजनीति से न जोड़कर देखा जाए, लेकिन बीजेपी ने भी दावा किया है कि माहरा ने अपने बयान में कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत की बात करते हुए खुद बताया है कि इस यात्रा में अगर वो साथ चलते तो उन्हें इसका राजनीतिक लाभ जरूर मिलता, लेकिन वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही यात्रा तक साथ चले। आपको बता दें कि केदारनाथ में उपचुनाव होना है और माहरा के इस बयान का दूसरा पहलू ये भी है कि आखिर मनोज रावत यात्रा के साथ क्यों नहीं चले। क्या अभी भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और अंतर्कलह और गुटबाजी अभी भी हावी है। बहरहाल माहरा के इस बयान के वायरल होते ही बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है और दोनों ही पार्टियां केदारनाथ में उपचुनाव का दावा कर रही हैं। तो उसी दिन कहा था कि हमारा इस यात्रा का कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम केवल दुनिया का ध्यान और देश की जनता का ध्यान और उत्तराखंड की सम्मानित जनता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य की ओर दिलाना चाहते हैं। जिस पर उन्हें सोना चोरी की बात है, 230 किलो सोना जो स्वयं भाजपा के लोगों ने स्वीकार किया आया है, और उसकी सुरक्षा की बात भी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया। उसके बाद 23 किलो सोना हो जाता है। तो वो भी बात उन्हीं की स्तर से होती है, हमारे स्तर से नहीं होती। तो सोना कहाँ गया भी उसका जवाब दे दो। दूसरा, मोदी जी द्वारा गर्भगृह में कैमरा ले जाना, पूरे फोटोग्राफर ले जाएंगे। जो गर्भगृह की जो गोपनीयता है या जो पवित्रता है उसको भंग करने का काम किया। तीसरा, हमने कहा कि कृष्णा माई की गुफा थी, जो उस गुफा का नाम आपने मोदी गुफा क्यों रख दिया। तो ये सवालात थे हमारे। हम इस सवालों को लेकर चले, हमने जनता का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया था। चूंकि वो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही थी, वो लास्ट में समापन वहीं पर होना था, इसलिए अध्यक्ष जी ने कहा कि मनोज रावत जी को वहाँ रहना चाहिए था। ठीक है, मनोज रावत जी किसी कारणवश नहीं रह पाए, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अध्यक्ष जी ने गलत नहीं कहा। अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि वो रहते तो उसका फायदा उनको मिलता। वहाँ पर तीर्थ प्रवृत्तियों की बात हुई है, वहाँ केदारनाथ के की पवित्रता भंग करने की बात हुई है, वहाँ पर तीर्थ प्रवृत्तियों के हक हकूक़ की बात हुई है, वहाँ पर जो है रिजल्ट, वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा, निर्माण जो कर रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर रहे हैं, उसकी बात हुई है। तो ठीक है, स्थानीय विधायक को रहना था, तो इसलिए अध्यक्ष जी ने उस संदर्भ में बात कही है। भाजपा यात्रा की सफलता को देखकर बौखला गई है, इसलिए केदारनाथ की जमीन खिसक रही है। पंडा पुरोहित ने उनका भाजपा का विरोध किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही है और खिंचानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को चरितार्थ कर रही है। और जहां तक रही चुनौतियों के बाद, तो हर चुनाव को हम चुनौती की नजर से देखते हुए 24/7 एक चुनाव की तरीके से हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उठते बैठते हैं, बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता एकदम जागृत रहता है और पार्टी में अपना पूरा सहयोग देता है, पार्टी की नींव को मजबूत बनाता है। और जहां तक रही बात नाक की,
तो देखिए ऐसा है, जो नाक की रही बात, तो बद्रीनाथ चुनाव किसी कारणवश अगर हम हारे हैं तो केदारनाथ में हमें निश्चित तौर पर बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम पूर्व की भांति आगे और अच्छा प्रदर्शन कर अच्छे रूप में हमारे परिणाम सामने आएंगे। और जिस प्रकार से विपक्ष की पार्टी एक नाटक कर रही है, एक नौटंकी कर रही है केदारनाथ यात्रा के द्वारा और इन चीजों के द्वारा, ये उनके क्रिया चरित्र और चाल चरित्र को दर्शाता है। कहा जा सकता है पूरी तौर पर कि जो अभी करण महाराज जी के उसमें साथ में केदारनाथ यात्रा में सब गए थे, उसमें साफ करण महाराज ने बयान दिया है कि उनके खुद के जो है नेतागण वो मात्र 3 किलोमीटर चले हैं, जिसको ये लोग कहते हैं हरीश रावत पार्टी की नींव है, उनके ऊपर उन्होंने सीधा आरोप लगाया। इससे पहले जब यात्रा थमी तो गणेश गोदियाल जी के साथ गुत्थम गुथाई बीच के रास्ते में हो गई, अब जब चली तो साफ वो केदारनाथ यात्रा की एक नौटंकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इससे हमारे पार्टी के कैंडिडेट को फायदा मिलेगा। अब बाबा केदार को भी वो फायदे और नुकसान के लिए यूज करके एक नई रासलीला अपनी रचानी शुरू कर दी, एक नई नौटंकी रचानी शुरू कर दी है। तो जो बाबा को ही नहीं बख्श रहा है वो जनता को क्या बख्शेगा, जिसने खुलेआम ये बात कहा है कि मैं उत्तराखंडियत पर थूकता हूं। तो इस तरीके के लोगों को उत्तराखंड के लोग अपना आशीर्वाद शायद ही कभी दे पाए। आपको बता दें कि बीते 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जीत नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। यानी हिंदुत्व का चोला ओढ़ने वाली बीजेपी को बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा है और अब बारी केदारनाथ की है। उपचुनाव का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठाना और मनोज रावत प्रकरण बीजेपी द्वारा सामने लाना एक बार फिर कांग्रेस की छवि को धूमिल करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां बीते 2 विधानसभा चुनाव जीती कांग्रेस जोश के साथ तैयारी में लगी है, तो वहीं बीजेपी भी केदारनाथ उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए 5 कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी के ओहेदार पदाधिकारियों की ड्यूटी केदारनाथ में लगा चुकी है। माहरा के बयान पर राजनीति विश्लेषक भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाना और माहरा के बयान को प्रसारित करने का जनता पर क्या असर पड़ता है और जनता केदारनाथ में किसे चुनती है। आगे सुनवाते हैं कि आखिरकार केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीति के जानकारों का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें, बीते 2 विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद भाजपा के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जीत नाक का सवाल बनी हुई है और बिखर कर फिर एकजुट हुई कांग्रेस के लिए भी ये जीत जरूरी है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी और वरिष्ठ नेताओं पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आखिर राजनीति के जानकारों का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं आपको। निश्चित रूप से जो मनोज रावत हैं वो कांग्रेस के पहले विधायक रहे हैं जब हरीश रावत जी थे मुख्यमंत्री उस समय, और केदारनाथ क्षेत्र के काफ़ी प्रभावशाली नेताओं में से हैं। अब यात्रा में क्यों सम्मिलित नहीं हुए, क्या नहीं हुए, ये उनका अपना आंतरिक प्रकरण है। हो सकता है कि कोई और व्यक्तिगत परिस्थिति भी रही हो, निजी परिस्थिति रही हो, इस कारण भी ना हुए हों, या कोई हो सकता है पार्टी के अंदर कुछ अंतर्कलह या मनमुटाव चल रहा हो, उस कारण भी ना हुए हों। वो तो कांग्रेस पार्टी और मनोज रावत ही आपस में स्पष्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक केदारनाथ सीट पर चुनाव का सवाल है, तो केदारनाथ सीट और बद्रीनाथ सीट की परिस्थितियाँ अलग थी। केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2-3 प्रत्याशियों के नाम हैं। वहाँ पे जो वर्तमान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष है अजयेंद्र अजय, वो भी प्रत्याशी हैं। पूर्व विधायक आशा नौटियाल जी प्रत्याशी हैं। जो शैला रानी रावत है, उनकी बिटिया ने भी दावा प्रस्तुत किया है अपना। उसी तरह से कांग्रेस में भी वहाँ के जो युवा ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पार्टी में दावा किया है। मनोज रावत का तो दावा बनता ही है क्योंकि पहले विधायक रह चुके हैं। तो उस हिसाब से पार्टी तय करेंगी कि किसको टिकट देना है, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी। अब बद्रीनाथ चुनाव की जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, तो निश्चित रूप से बद्रीनाथ में परिस्थितियाँ अलग थी। वहाँ पर यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राजेंद्र भंडारी, वो 2 महीने पहले तक कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी में भी जब एक बार वो निर्दलीय विधायक बने थे, तो खंडूड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के काल में भी मंत्री रह चुके थे।
लोगों का स्थानीय स्तर पर जो आक्रोश था वो ये था कि भाई 2 महीने पहले तक तुम कांग्रेस में थे, अब 2 महीने बाद आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो उस हिच के कारण न भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो राजेंद्र भंडारी को स्वीकार कर पाए, क्योंकि जो स्थानीय वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य राजेंद्र भंडारी से सीनियर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने भी दावा किया था। तो इस कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य वोटर हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और कांग्रेस के जो राजेंद्र भंडारी के अपना ग्रुप था, राजेंद्र भंडारी का भी अपना बड़ा वोट बैंक है, 10,000 से ज़्यादा का उनके साथ 24 घंटे आदमी रहते हैं, तो वो ग्रुप भी था। लेकिन जो कांग्रेस का सामान्य वोटर था वो राजू भंडारी के से नाराज हो गया। तो ये परिस्थिति बद्रीनाथ में थी। तो इस कारण उस बद्रीनाथ सीट का कंपैरिजन जो है केदारनाथ सीट से नहीं किया जा सकता। एनवी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और इस अहम मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरीश मैखुरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही हुकुम सिंह कुंवर जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से। ललित जोशी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ललित जी आप ही से करेंगे। ललित जी, लगातार देखा जाए केदारनाथ बचाओ यात्रा जो थी उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं थी बल्कि कांग्रेस की राजनीति बचाओ यात्रा थी। ललित जी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार जी, बताइए। ललित जी सवाल क्या समझ में आया आपको? नहीं, दोबारा बोलिए। ललित जी, लगातार जो केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस की तरफ से की गई है उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं थी, कांग्रेस की राजनीति बचाओ यात्रा थी। नहीं, अब भगवान के दर्शन कोई पार्टी करे और भारतीय जनता पार्टी के कर्मों को जनता के सामने रखे, और जब सत्ता में बैठे हुए लोगों से कोई उम्मीद ना रहे, इन सब बातों को लेकर करके देवभूमि में हमारी पार्टी और हमारे लोग जनता को बचाने के लिए भगवान से अर्चना करने जा रहे हैं, तब भी इन तथाकथित ये क्या नाम कहते हैं सनातनियों को इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही भाई? अरे ये इनसे पूछ के जाएंगे भगवान के दर्शन हैं? अरे ये हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भी हमारे जो तीर्थ स्थान हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं, उनमें साइंटिफिक और उसमें आध्यात्मिक और उसमें एक तमाम ऊर्जा बसती है। और हमारे यहाँ तो मैं इसी पहाड़ का रहने वाला हूँ और सुदूर पहाड़ में से उतर करके जरूर हम हल्द्वानी आ गए, लेकिन ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ तो भगवान को न्याय के देवता के रूप में मंदिर स्थापित हैं। अब जब कहीं कोई न्याय मिल नहीं रहा है, कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई ये बताने वाला नहीं है कि केदारनाथ का सोना चोरी करके ले गए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये सब कुछ हुआ, उसका जवाब देने के बाद का भी मुंह इनके पास नहीं है। बच्चियों का लगातार शोषण बलात्कार इनके पदाधिकारी बैठ करके करते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में जब त्राहिमाम जनता जब करती है तो अपने आराध्य गुरु अपने देव के पास जाती है। वैसे ही जैसे कि अभी हमने जो ये केदारनाथ यात्रा निकाली है, ये हम अपने गुरु मध्यात्म के पास जा रहे हैं। सब तुम्हारे इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जितने पाप हैं उनका शरण करो, उनका हरण करो, इसलिए हम जा रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के आएंगे? नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछ करके जाएंगे भाई? भगवान से बड़े कोई नहीं है। मोदी साहब यहाँ जिस केदारनाथ में मोदी साहब 2019 में वो जो गुफा में पूरा नारंगी वस्त्र बैठ करके और सारे कैमरे पूरे हिंदुस्तान भर के बुला करके वो सारा ड्रामा उन्होंने 2019 में किया था, जो उसी केदारनाथ की
उसी केदारनाथ के अंदर से सोना गायब कर दिया जाता है। जी। जरा जरा सी बात में सीबीआई और ईडी भेजने वाले नेताओं के पीछे आज मैं उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि जिस भगवान को भी छल कर करके आपने वोट उनके नाम पर ले लिया इस देश के अंदर, वो वहां पर जब सोना गायब हुआ है तो एक बार सीबीआई और जांच तो करा दो ईडी और सीबीआई की। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी, है ना। वो तो आप कराएंगे नहीं। आप बस क्यों, अब हम भगवान के जा रहे हैं, भगवान के दर पर जा रहे हैं। क्या की लाठी में आवाज नहीं होती, पता चल जाएगा धीरे। अभी तो पता चला है ना, अभी इसी चुनाव में पता चला, इस वर्ष अभी हरियाणा में पता चलेगा। अभी सारे तीर्थ स्थान जहाँ थे हर जगह आ रहे हैं। इवन प्रभु श्री राम की अयोध्या में इनको मार करके भगाया। मैं वोटों की मार से इनको जो है भगा कर रख दिया। अभी बद्रीनाथ हारे, अब यहाँ हारेंगे। तो ये तो अनवरत देखो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हम तो देवभूमि में रहते हैं, तो हमारे तो सब कुछ हमारे आराध्य देव होते हैं। तो हम तो वहां से राजनीति से भी ऊपर हमारे आराध्य देव होते हैं। अब देखो इनके धीरे करके आप देखिए, अब देखिए ना, हर जगह से जहाँ जो हमारे तीर्थ स्थल है हर जगह से ये हार करके जा रहे हैं जी। इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, इनकी जगह होगी तिहाड़। जिस दिन सत्ता जाएगी इनकी जगह होगी तिहाड़। ठीक है ना? ठीक है। हुकुम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही साहब, आ रही। हुकुम जी, आपने ललित जी को भी सुना होगा। उनका कहना है कि अगर कोई भी चीजें कांग्रेस मुद्दा उठाती है तो आप उसको गलत तरीके से देखते हैं। केदारनाथ से इतना सोना चोरी हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2019 में गए थे, वहां पर पूजा उजा की उन्होंने, लेकिन उसके बाद सोना चोरी हो गया, कोई ईडी सीबीआई जांच नहीं होती है। बाकी हर जगह तो आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं। देखिए, सोना कहाँ चोरी हुआ? सोना तो कहीं, देखिए कांग्रेस जो है मरणासन्न में है। वो ऑक्सीजन ढूंढ रही है। ऑक्सीजन जब आदमी ढूंढ रहा होता है ना, ऑक्सीजन की बोतल ढूंढ रहा है। अब ये कभी केदारनाथ भाग रहे हैं, कभी बद्रीनाथ भाग रहे हैं, कभी सोना कर रहे हैं। असल मुद्दे वाकई में इनके पास है नहीं। अब पिछले दफे देखिए, आप बताइए, इनके लीडर जो है हरीश रावत जी कितनी जगह से चुनाव हार गए, खुद हारे, विशेष चुनाव हारी, 4 जगह से चुनाव हार गए, बेटा चुनाव हार गया, तमाम चीजें हो गई। देखिए कांग्रेस मरणासन्न में है, वो ऑक्सीजन तलाश रही है। इनको अगर केदारनाथ से ऑक्सीजन मिल जाती है तो हमें इसमें क्या आपत्ति है बताओ? एक लाश जैसी हो, कांग्रेस एक लाश हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। उस लाश को अगर कहीं से ऑक्सीजन मिल जाती है तो इनका स्वागत है, घूमे यात्रा करें। लेकिन मुद्दा विहीन कांग्रेस है, के नेता प्रतिपक्षी हैं यहाँ पर यशपाल आर्या जी। विधानसभा चली 3 दिन, विधायक की तनख्वाह बढ़ी, उनके विधायक वो बढ़ी, उसमें साथ एक थे बिल्कुल मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ये मित्र विपक्षी है, अपने मुद्दों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं और उसका लाभ लेते हैं, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे यशपाल आर्या जी हो, चाहे अन्य नेता लोग हो। मैं ये चाहता हूं कि ये लोग, इनका कोई विपक्ष की इनकी कोई भूमिका नहीं है। गैरसैंण के अंदर 3 दिन विधानसभा सत्र चला, पहला प्रस्ताव यहाँ पर आया कि साहब विधायकों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और ये इन्हें स्वागत किया उसका। अब ये किस मुंह से कहते हैं भैया सरकार काम ठीक नहीं कर रही है? इन्हें बड़ी तारीफ की इस दिन मुख्यमंत्री की, आपने तो जय जयकार कर दी, आपने तो विधायकों की पेंशन बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन हुकुम जी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ तो कर देंगे, लेकिन जो मंदिर का जो मुद्दा उठ रहा है उस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आपको देना चाहिए। ऐसा है, देखो मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। केदारनाथ में देखो कोई सोना चोरी नहीं हुआ है। केदारनाथ यात्रा हुई, कांग्रेस का कोई नेता वहां यात्रा करने नहीं गया, पता केदारनाथ। अब यात्रा देखो, शैला रानी रावत जो है मर गई बेचारी, अब तो बीमारी से मरी हुई है। एक बड़ा एक सूक्ष्म चुनाव हो रहा है केदारनाथ के अंदर, बहुत उत्साही चुनाव नहीं हो रहा है। और उस सीट से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि इसका भूगोल या इसका वो बदल जाएगा। सरकार कहीं जानी नहीं है, आने जानी है नहीं, सरकार अपनी जगह खड़ी रहेंगी है। लेकिन कांग्रेस को अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये ऑक्सीजन की खोज कर रहे हैं, और केदारनाथ से इनको ऑक्सीजन की आशा मैं समझता हूँ हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहा है। वो बीजेपी की सीट थी वहां पर शैला रावत जी, और वही जीतेगी बीजेपी। देखो ये बात बार बार मंगलौर और बद्रीनाथ की कर रहे हैं, वो स्थिति बहुत भिन्न थी। वो सीधा वो कांग्रेस की थी या इधर बसपा की, जिसकी भी सीट थी वो, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। मंगलौर की सीट बहुत चंद वोटों से लोग जीते हैं, और बद्रीनाथ को सीट कांग्रेस ने छोड़ी थी, और ठीक है वो जीत गए, कोई ऐसी बात नहीं है, हार जीत चुनाव के अंदर लगा। लेकिन आप ये कहो कि भैया ये सरकार बिल्कुल ही गलत काम कर रही है, ये कहीं है ही नहीं। आप प्रधानमंत्री को भी गाली दो, होम मिनिस्टर को भी गाली दो, मुख्यमंत्री को भी, ये गाली देने का अधिकार है इनको, खूब जम के देना चाहिए इनको गाली, और इनको ऑक्सीजन मिले। मैं तो बहुत सुविधाजनक करता हूँ कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, कमजोर विपक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकुम जी इन्होंने गोला के अंदर इन्होंने किया, इनके आदमी को ठेका मिल गया, चुप हो गए सब।
उन्होंने कहा साहब, उनका पूर्व मुख्यमंत्री के एक आदमी को यहाँ ठेका दे दिया, वो सरकार की तारीफ करने लगे, तमाम पोस्टर यहाँ से वहां तक लगा दिए। देखो, मित्र विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए लोगों को। मैं तो चाहता हूँ कट्टर होकर यहाँ से लोग सामने आए, इधर काम कराने के लिए सरकार के पास आते हैं और जनता में कुछ दूसरी चीज कहते हैं। तो विपक्ष की भूमिका कहीं दिखी नहीं रही मुझे। तो विपक्ष कहाँ दिख रहा है बताओ? कहीं विपक्ष है ही नहीं। कीर्तन सिंह अलग बोल रहे हैं, गोजियाल अलग बोल रहे हैं, हरीश रावत अलग बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं। भाई ललित भाई तो हमारे नेता है, छात्र नेता है, राज्य अधिकारी है। मैं तो इनसे क्या कहना चाहता हूँ, इनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, जैसे हम लोग भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं। लेकिन ललित जी तो कह रहे हैं आप अयोध्या से भी मार के भगा दिए गए हैं। देखो, अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है, छत्तीसगढ़ के तहत जीती है। भैया मार भाग क्या हो यार? देखो, मारना भागना चुनाव में होता है, किसी को मार के भगाया। वो देखो, प्रजातंत्र में वोटों का समीकरण समाजवादी का पार्टी का बना, वहाँ समाजवादी पार्टी का एमपी बन गया। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का तो वहां भी नहीं बना, कांग्रेस का तो वहां भी नहीं बना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ठीक है, समाजवादी के 40 सीटें आई हैं यूपी के अंदर, एक समीकरण ऐसा बना, उसमें लड़ाई हुई, अखिलेश 25 सीटें ले आए, कांग्रेस तो बहुत ज्यादा सीटें यूपी में भी नहीं लाई है। 99 सीटें पूरे हिंदुस्तान में, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 400 से ऊपर एमपी हैं, तो यहाँ 99 में लोग सिमट गए। तो एक ऑक्सीजन की तलाश हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलना चाहिए लोगों भी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हम लोग किसी की बुराई करने के पहले हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं बताओ? जो यहाँ पर उसका अपना डेमोग्राफी चेंज हो रही है उस पर बोल रहे हैं, और भी चीजों पर बोल रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, राज्य आंदोलन आरक्षण का मुद्दा उन्होंने किया, कई चीजें यहाँ पर आई। देखो, डेली जेल में जा रहे, उन्होंने कहा कोई भी पार्टी का आदमी हो, अभी मुकेश बोरा गुप्त संघ के आदमी भागे भागे फिर सरकार उसको नहीं बचा रही है। जो गलत काम करेगा, पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, वो किसी दल का हो, उसके साथ उसका काम करना चाहिए। मैं तो कांग्रेस से और कहता हूँ, और मुझे के साथ विपक्ष के साथ आगे आना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तथ्यों के साथ आए। ठीक है, केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हैं, उधर याद कर रहे हैं, बाई इलेक्शन होगा, अभी एक ऑक्सीजन की तलाश हो रही है, थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी मैं तो समझ में नहीं आ रहा हूँ। ऑक्सीजन से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हरीश मैखुरी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हरीश जी, आपने दोनों को सुना होगा। कांग्रेस कह रही है कि जो केदारनाथ का मंदिर का सोना चोरी हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी दरकिनार हो रही इससे। बीजेपी का कहना है कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की तलाश में कांग्रेस घूम रही है। पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या इसमें जांच होनी चाहिए? नहीं संदीप जी, ऐसा है, जो हमारा केदारनाथ धाम है जी, वहां पर जिस दानी दाता ने सोना दिया है, उसी ने बद्रीनाथ में भी सोना दिया, और उसने भारत के 1 दर्जन मंदिरों में सोना चढ़ाया। तो सोने का ये होता है कि पूरी प्लेट नहीं होती, बल्कि वो तांबे की प्लेटों पे सोना मढ़ा जाता है। तो वही चीज केदारनाथ में भी हुई है। उसके बाद जिनके कार्यकाल में अध्यक्ष अजय है मेरे ख्याल इस समय समिति के, तो उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की कि जो पहले चांदी मढ़ी हुई थी वो केदारनाथ के राजकोष में जमा है। जो सोने की परत चढ़ाई है, जिस दान दाता ने चढ़ाई, जैसे चढ़ाई, हमने तो केवल अनुमति दी, वो ज्यों का त्यों है। अब जिसको लग रहा है कि सोना चोरी हो गया है, तो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति निकाल रखी है अपनी। हमारी स्थिति ये है, जिसके पास प्रमाण है, जिस भी दल के पास या जिस भी व्यक्ति के पास, तभी तो बोल रहा है वो जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए, कोर्ट में मुकदमा करे, तो मंदिर समिति पे करे। जिसने भी सोना चोरी है उनके पास सबूत है, तो उनका नाम जब्त रिपोर्ट दर्ज कराए। ये तो काम उनका है ना भाई, चोरी हो गई तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों उठा, सीधे एफआईआर कराओ जी। तो ये तो सोने वाली बात है, ये तो टूल किट है एक्चुअली, जो केदारनाथ मंदिर को बदनाम करो, कुंभ को बदनाम करो, राम मंदिर को बदनाम करो जी। ये इस स्थिति को राजनीतिक लोगों को धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती जी। आप एक उदाहरण अयोध्या से समझ लीजिए। अयोध्या कौन जीता कौन हारा वो वहाँ की जनता का फैसला है, वो सिरोधार्य है, हर पार्टी को करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। वहाँ अगर हारी है तो विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करे अयोध्या। लेकिन अयोध्या कांड क्या है, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिस कांग्रेस के पेट में बड़ा दर्द आज अयोध्या को लेकर हो रहा है जी। तो 60 साल कांग्रेस की सरकार रही और उधर ताला ही लगा रहा। वो ताला तब खुला जब शाहबानो सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई, और उस केस को पलटने के लिए, शाहबानो के पक्ष में केस आया मुस्लिम महिला के, उसको पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संसद में अपना पारित कर दिया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब हिंदू नाराज ना हो उसके लिए रामचंद्र जी के मंदिर के ताला खोल दिया राजीव जी ने।
और उनको टेंट में रख दिया। तो जिनको टेंट में रामचंद्र जी को रखने पे दर्द नहीं हुआ भगवान को, वो आज कहते हैं जैसे भगा दिया, रख दिया, वो उसमें मैं जाता नहीं हूँ राजनीतिक। लेकिन धार्मिक स्थलों के साथ जो भी राजनीतिक दल खिलवाड़ करेगा निश्चित रूप से हम उस पर टिप्पणी करेंगे। अब रही केदारनाथ में जीत और हार की बात, तो केदारनाथ में जीत और हार जो है निश्चित रूप से वो तो जनता ने तय करना है। जिसको वोट देगी वो जीतेगा, जिसको नहीं देगी वो हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के भी 3 वहाँ पे प्रत्याशी हैं जो बद्रीनाथ के वर्तमान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजय है, वो उनके प्रत्याशी हैं। शैला रानी रावत जो वहाँ की विधायक मरी, उनकी बिटिया वहाँ की प्रत्याशी हैं। पूर्व विधायक जो है आस्था नोटियाल वहाँ के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के भी जो पहले के विधायक रहे हैं मनोज रावत जी बड़े वर्सटाइल नेता हैं, वो वहाँ प्रत्याशी हैं। एक ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस में 3 लोगों ने शायद आयोजन कर रखा है। पार्टी में जोर लगा रहे हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा, जब टिकट हो जाएगा तब जाके स्थिति स्पष्ट होगी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। केदारनाथ की जहाँ तक बात है, केदारनाथ आपदा में चौथे दिन जाके उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आदरणीय बहुगुणा जी, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विजय बहुगुणा जी, वो चौथे दिन पहुंचे थे केदारनाथ आपदा के। और जो दिल्ली में उस समय सोनिया गांधी जी जो है अमेरिका में थी किसी अपने सर्जरी वर्जरी के काम से, 15 दिन बाद लौटी, तब जाके दिल्ली में हरी झंडी दिखाई थी। वो सारा सामग्री सड़ गया था, राहत सामग्री केदारनाथ। तो आज तक वो जो है, और जो साबुत घोटाला हुआ है केदारनाथ का, वो तो जगजाहिर है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल दोनों ही वहाँ जिम्मेदार हैं। अगर ये इनको सोना चोरी पे, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्ट करना चाहिए। खाली वो ही थोड़ी कर रहे। मंदिर समिति में तो विज्ञप्ति जारी कर रखी है जो मैंने बताया वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट करे वहाँ हुआ कि नहीं हुआ सोना चोरी। एक FIR लिखाओ, वहाँ क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी लिखा दे, जो झूठ बोल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ लिखा दे। तो ये एक्चुअली राजनीतिक दल जो है केदारनाथ खेल रहे हैं। केदारनाथ से इनको कोई मतलब नहीं है। केदारनाथ आज भी पैदल जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रखा है। रोपवे का उद्घाटन जो है 2 साल पहले मोदी जी कर चुके हैं, आज तक उसका एक पत्थर वाते शुरू नहीं हुआ है काम। तो उस पर काम करो यार, राजनीति मत करो केदारनाथ पे, हमारा ये कहना है। ठीक है। ललित जोशी जी, ललित जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। ललित जी देखिए, क्या कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? देखिए जिस प्रकार से हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऑक्सीजन की तलाश में घूम रही है, क्या कोई अच्छे मुद्दे नहीं कांग्रेस के पास बचे हैं कि जो केदारनाथ का ही मुद्दा लगातार उठा रही है, सोच रही कुछ भला हो जाएगा इससे? देखिए ऐसा है कि मैं हुकुम जी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि श्रीमान मैखुरी जी जो थे, जो अभी बोल रहे थे, तो मैं जरा उनकी बात सुना था गौर से। तो उन्होंने अयोध्या समेत और तमाम चीजों की बात कही। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो निष्पक्ष बात करने की कोशिश या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो वही बोली भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, मैं आज आपसे इन महोदय से एक ही प्रश्न पूछता हूँ। जरा सी बात पर EDI और CBI को कुत्ता बना करके लोगों के पीछे छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, ठीक है जी, वो भारतीय जनता पार्टी, इनकी नजर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हुई थी, उसका कुछ नहीं था, उसका इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है। मंदिर समिति का जो स्पष्टीकरण वो देना चाहते हैं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से मुझे ये प्रतीत होता है कि बचाना चाहते हैं। मेरा आरोप नहीं है, मेरा ऐसा लग रहा है मुझे, मैं उनको जानता हूँ। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, जरा सी बात में कुत्ते की तरह CBI और ED नेताओं के पीछे छोड़ने वाली, कभी अजीत पवार जैसे महाभ्रष्ट आदमी के पीछे कभी ED CBI नहीं छोड़ पाई, ठीक है। आसाम के मुख्यमंत्री को तो कोर्ट में तक उसको उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा दिया भ्रष्टाचार का, उसके पीछे कभी नहीं छोड़ा भाई। एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो MP था, जो महिलाओं के उत्पीड़न में शामिल था, जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ हमारे खेल जगत की, जो महिलाओं के उत्पीड़न में शामिल था, उसके पीछे कभी ED CBI उसको बचाने का पूरा भरसक प्रयास करा गया। क्या उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ, बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, उस पर एक भी बार कभी ED CBI की कोई भी जांच नहीं हुई जी। हम इनसे एक बात पूछना चाहते हैं। अभी आप ये बोल रहे थे ना, दूध का दूध पानी का पानी, मैं इनसे महोदय से बोलता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जुबान ये बोल रहे थे ना, मैं इनसे पूछता हूँ कि हमें कांग्रेस को देने वाले ना 70 साल 60 साल कांग्रेस सत्ता रही, 60 साल 70 साल कांग्रेस की सत्ता रही महोदय, इसीलिए लाइव चैनल में बोल भी पा रहे हो
क्योंकि यही बोलने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया था और कांग्रेस मदद करी थी। अगर इतना ही आपको दर्द है, ये जाइए और अभी इसी चैनल में कहिए कि ईडी सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी तब तक सारे तीर्थ पुरोहित जो है किसी को जो है वहां पर एंटरटेन नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को जो है दर्शनार्थ के रूप में आने नहीं देंगे। है इतनी दम इनके कहने की, हर समय हर चीज। और अयोध्या अगर हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं ये बोलते, लेकिन ललित जोशी जी बात ये ना कि अगर कुछ मामला गंभीर है वहां पर तो आप कोर्ट से ले जाइए। अरे मामला गंभीर क्यों कोर्ट ले जाइए, जो कोर्ट लेकर के गए उनका क्या हुआ जी, वो गायब कर दिए गए। कई मामलों में तो जांच नहीं हुई। वो जो वहां पर वो मरी थी, कौन सी पत्रकार थी, लंकेश है ना, वहाँ कलबुर्गी मरा, जांच नहीं हुई उनकी, पता नहीं चला कहाँ चलेगा उनके हत्यारों को, आज तक पता नहीं कौन सा हत्यारा ला करके अंदर डाल दिया, सच्चाई की पता नहीं चली। मैं इनसे एक बात के पूछना चाहता हूँ, इतना अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ ले, क्यों नहीं लिखा लेते रिपोर्ट खिलाफ में जो लोग बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी के खिलाफ लिखा के दिखाओ, मान जाऊंगा तुम्हें, दम है तो तुम्हारी है। हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा ने मुंबई के अंदर एक साफ बात बोली थी, केदारनाथ से सोना चोरी हुआ था, और अगर वो नहीं हुआ है, अगर उसमें कोई और बात है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उसको अंडे की तरफ फेंक रही है इस मुद्दे को, जाकर के ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा लेती। हमको देखो ऐसा ना हर समय कांग्रेस को टारगेट कर देने का जो, और क्या अयोध्या में हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाने दो। अरे राम ने तो तुमको लात मार करके राम जी ने प्रभु श्री राम ने निकाल दिया। अगर तुम्हें राम तो छोड़ो, तुम मेहुल चौकसी भाग गया उसी को ले आओ इंग्लैंड से, और नीरव मोदी भाग गया अरबों खरबों रुपया उसी को ले आओ पकड़ कर करके। तुम राम को क्या लाओगे भाई, राम तो तुम्हें लाए हैं इस संसार में, तुम क्या राम को लाओगे। ये सब टिप्पणियां इनके मुंह से नहीं निकलती। ये कहीं ना कहीं ये लोग जो चोला किसी और का पहन लेते हैं और कांग्रेस को दोषी देते हैं बगैर किसी बात के। इनको मैं आज से पूछना चाहता हूँ, सत्ता में कौन है, कांग्रेस सत्ता में या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उससे प्रश्न पूछा जाएगा। ये 60 साल पुरानी बात लेकर करके बैठ जाते हैं महोदय, है इनसे है कि मुंह में जो आज के दिन में जो बलात्कार हुआ ना अंकिता, ठीक है जवाब लेते हैं अभी, सबूत मिटाने के लिए, सबूत मिटाने हरीश जी से जवाब लेते हैं अभी जी। हमसे प्रश्न पूछोगे तुम, अब तो कांग्रेस को तो कोई और मुद्दा नहीं मिलता। हारे हो, आगे भी हारोगे, केदारनाथ भी हारोगे मिस्टर, और ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेना बंद करो अपने आप को। ये सोचना, ललित जी जवाब लेते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को एक मुंह है नहीं इनके पास, ठीक है। हरीश मैखुरी जी, ललित जी का कहना है कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। जी जी, हमें ललित जी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ललित जी तो अपनी पार्टी बचा लें, वही शुक्र है। जो अंदर इनके फुटबॉल चल रहा है वो बचाएं, उसके लिए काम करें, अपनी पार्टी आगे बढ़ाएं। कम से कम मीडिया को निर्देश देना बंद करें। आपने 25 वकील ना रामचंद्र वहाँ अयोध्या में किसके लगे थे, किस पार्टी के थे वो, सर वो भी बता दो। और दूसरा, केदारनाथ में अगर चोरी हुआ है ना तो हम तो वही कह रहे हैं, बीजेपी को तो कह रहे हैं ना, हमने केवल बीजेपी को भी कहा कि लिखाओ FIR लिखाओ, बीजेपी को भी कह रहे हैं हम लोग। और राजनीतिक मंदिरों पे बंद करो, क्रिकेट खेलना अपना बंद करो और अपने पार्टी को आगे बढ़ाओ। उसमें जो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है उसको अंदरूनी कनेक्ट ठीक करो, अपनी पार्टी सुधारो, मीडिया को देना बंद करो। हमें जरूरत नहीं है, तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। पहले एक काम करो, कम है तो तुमसे पूछो जरा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन सा 700 लड़कियां गायब हैं उत्तराखंड से। 700 लड़कियां पिछले 3 साल में 700 लड़कियां गायब हुई हैं। आपने एक अंकिता भंडारी इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि उसमें बीजेपी का नेता का नाम है। भंडारी कुछ नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अंकिता भंडारी आपके लिए जो है ना पॉलिटिकल मुद्दा है, उससे अलावा लड़कियों से कुछ लेना देना आपका नहीं। 700 महिलाएं गायब हुई हैं, 700 की 700 का मामला हम उठाते हैं। 700 महिलाएं उत्तराखंड से गायब हुई, महिला लड़कियां, कुछ लोग बिहार में गायब हुई हैं। आप सुनो, कुछ नहीं है, नहीं ललित जी सुन लीजिए, ललित जी आएंगे भी। वो हमारी बेटी का मामला है, वो उत्तराखंड की बेटी का मामला है, उसको पॉलिटिकल मामला नहीं है। वो एक बेटी का मामला है, एक बेटी का मामला है उत्तराखंड की। एक बेटी का जिनका हिसाब देना है, 700 महिलाएं गायब हैं, इन सबका हिसाब देना है। हिसाब लेते क्यों नहीं हो? 7 साल से तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो उठा रहा हूँ, आप क्यों नहीं उठा रहे हो? वही तो उठा रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। 700 महिलाएं उत्तराखंड की बेटियां हैं जो गायब हैं, जो FIR दर्ज है, FIR दर्ज है, जो FIR दर्ज है 700 उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में। FIR तो ब्रजभूषण शरण सिंह के, FIR तो ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर भी दर्ज थी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, 700 उत्तराखंड की बेटियां हैं, सबका मुद्दा उठाइए। उसके लड़के को MP बना करके क्या बात कर रहे हो तुमसे कोई सबका मुद्दा उठाइए, सबका। ठीक है ललित जी आएंगे, ललित जी, हरीश जी आएंगे भी, ठीक है, ठीक है ललित जी आएंगे भी, हरीश जी आएंगे, ललित जी आएंगे भी। हुकुम सिंह जी आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही हुकुम सिंह जी, देखिए ललित जी बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई को सबके पीछे लगा देते हैं, छोटी छोटी बातों पे लगा देते हैं, जरा सा आपको संदेह होता लगा देते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं, ईडी सीबीआई कहाँ रहती है आपकी? देखिए, ईडी सीबीआई अपना काम करती है। ईडी का मतलब होता है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ये जो ईडी है, सीबीआई है, इसका काम अलग है। देखिए, जो केदारनाथ में जो सोने की गायब होने की जो बात कहते हैं ना, शंकराचार्य जी ही खुद इस पर कह रहे हैं। शंकराचार्य से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब ये मुद्दा आपको कहाँ से आया, उन्होंने कहा भाई ये मीडिया के द्वारा उठाया गया, मीडिया के द्वारा, सुनो ना जी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ ये इसमें कुछ सच्चाई है, मीडिया ने उठाया, मीडिया ने इसको गायब कर दिया। लेकिन देखो, दो धरातल पर जो तथ्यता है, ये कहीं सोना होना गायब हुआ नहीं है जी। 200 किलो या 250 किलो सोना गायब होना कोई आसान काम नहीं है। एक मुद्दा उछाल दिया गया था ये गोजियाल जी के द्वारा, और वो भी अब गोजियाल जी खुद ही शांत हो गए इस बारे में। वो भी खुद समझ गए कि ये मुद्दा, देखो कोई भी मुद्दा बहुत दिनों तक उछाल नहीं है। झूठ के पांव और झूठ की उम्र बहुत कम होती है, ये कहावत है। एक स्टेज के बाद खुद मर जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है सोने का, क्योंकि सोना गायब ही नहीं हुआ। वहाँ सोना कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ सोना था, क्या था, उसका तो कोई जड़ है ही नहीं। सोना कहीं से आया नहीं तो गायब कहाँ से होगा बताओ। जो प्लेटो में कह रहे हैं, उसमें जो उसमें पालिश आलिश की गई थी वो अपनी जगह है। देखो, कांग्रेस का काम विरोध करना है, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस हर चीज में हाँ मिलाएगी तो विपक्ष कहाँ से कहलाएगी। विपक्ष का काम विरोध करना है, हम स्वागत करते हैं विपक्षों का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत कह रहे हैं आप। देखो, चुनाव में हार जीत तो जनता निर्णय करती है। जनता किसको वोट देगी, क्या देगी, जनता निर्णय करती है। केदारनाथ में कौन जीतेगा ये जनता निर्णय करेगी। यहाँ लोकसभा की 5 की 5 सीटें कौन जीता, जनता ने किसको जिताया लाखों वोट से, ये जनता ने तय किया। आने वाला समय भी जनता तय करेगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये बिल्कुल आधारहीन आरोप है, इन आरोपों से उठकर कांग्रेस को अच्छे मुद्दों के साथ आना चाहिए। बेरोजगारी का मामला है, पलायन का मामला, और भी कई मामले हैं, इन मामलों के साथ आना चाहिए, और भी चीजों के साथ आगे आना चाहिए। ये जो तथाकथित खाली ये सस्ते मुद्दे हैं कि सोना गायब हो गया, सोना गायब हो गया, सोना कहीं आया नहीं तो गायब कहां से होगा। सरकार ने कहा कि अगर सोना कहीं गायब हुआ तो हम उसकी जांच करेंगे। अभी गोजियाल जी से मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, वो कहने लगे भाई साहब आप जानते हैं राजनीति में सब बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, वो उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखो, केदारनाथ चुनाव हो रहा है, जनता वहां निर्णय करेगी। अभी देखो कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, किसका उम्मीदवार कौन होगा, क्या समीकरण बनेंगे, क्या वहां पर मुद्दे आएंगे, क्या उस पर होगा, क्या समीकरण बनेंगे, चुनाव हार जीत की जहां तक सवाल है। और मैं समझता हूँ कि बाई इलेक्शन है और ये एक दुख का चुनाव होने जा रहा है। शैला रानी हमारी एक महिला विधायक थी और उसका देहांत हो गया, बहुत किसी के मन से वहां पर चुनाव हो रहा है केदारनाथ में, जनता वहां पर निर्णय करेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है चुनाव का, क्योंकि चुनाव जो आम चुनाव होगा विधानसभा का वो सन 2027 में हो रहा है। अभी 2-3 साल का वक्त है, और यहाँ पर एक सीट से कोई सरकार में बहुत सीएत में बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। और हाँ ठीक है, कांग्रेस को मैंने कहा कि इससे ऑक्सीजन मिल सकती है, उसको ऑक्सीजन की तलाश हो रही है। ऑक्सीजन तलाशनी और तलाशना चाहिए। हर व्यक्ति जो मरना सन्न होता है वो ऑक्सीजन लेना चाहता है, वो अपने को जीवित रखना चाहता है। ठीक है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। ललित भाई बहुत अच्छी विचारधारा से बोलते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, युवा है, बहुत अच्छी कर्मठता के साथ अपनी बात को रखते हैं। मैं इनका बुरा नहीं मानता हूँ, ये अपनी बात को करते हैं, विपक्ष का बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। मैं तो बधाई देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में इन लोगों को बड़ा दायित्व मिले और आगे आए। राज्य को ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है, कांग्रेस के ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन कौन किसको बढ़ा रही है कांग्रेस में, आप देख ही रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर बहुत ज्यादा मुद्दा आप मत बनाइए। और वहां कोई सोना चोरी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने दूध का दूध पानी का पानी की बात की है। इतने अफसर जेलों में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मिट रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिला है, इतनी नियुक्तियां मिल रही है, ये कई चीजें यहाँ पर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, विपक्ष अपना काम करे, स्वागत है। विपक्ष को हम कोई बेवश में गला थोड़ी घोंट सकते हैं, वो अपनी बात कहे, उसको भी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। ललित भाई बात कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, ये कह रहे हैं अपनी बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं पर दिग्भ्रमित नहीं है, वो बिल्कुल सतत से है और चुनाव बिल्कुल 100% जीतेगी केदारनाथ में। और कोई कुछ नहीं है, वहाँ कार्यकर्ता जुटा पड़ा है और पूरी पार्टी एक है, कहीं अंदर खाने कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, हरीश मेखुरी जी, 2 सीटों पर पहले भी उपचुनाव हो चुका है, मैंगलोर और बद्रीनाथ, दोनों जो सीटें थी वो कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन वहां के जो मुद्दे थे, जो चीजें वहां की थी, वहां से ज्यादा भिन्न है यहाँ पर क्या केदारनाथ में? नहीं संदीप जी, केदारनाथ में ऐसा है ना, केदारनाथ में कोई सी पार्टी जीते हारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कांग्रेस जीते तो कोई फर्क राजनीति पे पड़ना नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीते तो राजनीतिक दलों पे ज्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी का इजाफा होना, ना घाटा होना, ना कांग्रेस का बहुत ज्यादा, मतलब जीतेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन वहां जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है वो लगी है हमारे मुख्यमंत्री की। 2 सीट लगातार हार गए हैं,
जी। मंदसौर भी हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए, केदारनाथ हार जाएंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा पे उसका असर पड़ सकता है। बाकी इसका पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक उथल पुथल में कुछ नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे ख्याल पर्याप्त विधायक हैं, उस पर कम भी हो जाए ज्यादा भी हो जाए, एक उससे इनको नहीं फर्क, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से जिससे फर्क पड़ेगा वो है माननीय मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस को उसमें आंका जाएगा। और वो 27 के चुनावों में, आने वाले चुनाव में जो राज्य के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उनके परिप्रेक्ष्य में इस चुनावों को देखा जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो अपना पूरा दम लगाए, चुनाव जीते, दोनों लोग प्रयास करें, उसमें क्या दिक्कत है किसी को। ये तो चुनाव ही इसलिए हो रहे हैं, बल्कि यूकेडी भी शायद चुनाव लड़े, वहां से हम तो कह रहे हैं पूरा दम लगाए और अपने प्रत्याशी को जिताएं, प्रयास करें। जी ठीक है। ललित जी, ललित जी आवाज आ रही है आपको? ललित जी देखिए, वहाँ पे केदारनाथ में जो चुनाव हो रहे हैं, केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठाया, क्या उसके अलावा कोई और बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर आप जा रहे हैं? इससे लगता है कि कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? देखिए क्या इस राज्य के अंदर, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि चलिए एक बार को नहीं, इस मुद्दे को तो कभी खत्म नहीं हो सकता। केदारनाथ वाला जो मुद्दा वो कभी, सोना वाला मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो है सेना में बेरोजगार भर्ती होते थे, इन्होंने उनका भी गला घोंट दिया अग्निवीर जैसी योजना ला करके, और जब उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करा गया तो उनके सर फोड़े गए इसी स्टेट में बच्चों के। ठीक है, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को उठाया गया तो पुलिस ने केस लगाने की धमकी दी और जबरन उठाया गया कहीं वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये आप लोकतांत्रिक तरीके से आपने जितना हरास यूथ का किया, जितना बच्चियों के बलात्कार में आपके लोग मुलव्विस रहे, जितना आपने इस पूरे स्टेट के अंदर जो कभी पहले नहीं हुआ, सारे के सारे रोजगार उठा कर करके आपने उत्तराखंड के बाहर के लोगों को उठा कर करके दे दिए, ठेके उनको दे दिए। हल्द्वानी के अंदर जो गौला है, गौला की फिटनेस भी कर रहा है बाहर का आदमी। आप मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ का उत्तराखंड का जो बच्चा वो करेगा क्या? और सुनिए, जो बात ये कहते हैं कि एक ही मुद्दा है, मैं ये कहता हूँ, अभी कुछ देर पहले इन्होंने बोला था कि 700 बच्चे गायब होते तो क्या, ये इस चीज पर मुझे इतना सख्त ऐतराज है। अगर ये महोदय इस समय मेरे सामने खड़े होते तो मैं इनसे एक ही प्रश्न पूछता कि कल को इसकी जगह पर आपकी बच्ची, आपकी बहन या कोई और होती, उन 700 बच्चों के अलावा अगर आपकी बहन व्यक्तिगत रूप से होती, आप ये प्रश्न हमसे पूछ रहे थे कि 3 साल में 700 बच्चे गायब हुए, आप ये प्रश्न पूछिए त्रिवेंद्र सिंह रावत से, ये प्रश्न पूछना चाहिए आपको जो है वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री से, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह से, जिसको आपने बचा कर करके ये पूरा देश देख रहा है। जो देश देख रहा है तो केदारनाथ की जनता भी देख रही है। तो इसलिए ये मुद्दे जो राष्ट्रीय और जो लोकल के मुद्दे हैं, ये दोनों साथ मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बद्रीनाथ, क्या आप बद्रीनाथ और अयोध्या की हार को क्या आप सामान्य हार समझ रहे हैं? भ्रष्टाचारियों का पूरा गैंग तुम्हारे सत्ता में 11 साल सत्ता में रह गए, मेहुल चोकसी भागा, नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, 2 और 3-4 और भागे, तुम उनको तो ला नहीं पाए। तुमने झूठे राम जी को लाएंगे, झूठे गाने बजा कर करके इस देश के अंदर जो है एक तरह का केओस पैदा करा। अरे यहाँ पर तो बद्रीनाथ में तो इतना बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय भी नहीं है। तुम कहते थे हमारी फला फला की पार्टी है, उसी बद्रीनाथ से हम जीते, उसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जीता। और मैं आपको एक बात और बोल देना चाहता हूँ, इनको ये जो मैकरी जी की आंख खोलना चाहता हूँ मैं, आपको पता है जब अयोध्या में वो दलित परिवार का वो व्यक्ति जब वो जीता तो इन बेशर्मों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी को लेकर करके मैं इस बात को कहता हूँ, इन्होंने वहां कह दिया कि हम यार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम यार जो है यहाँ पर जो है तुमने हमारे यहाँ पर हरा दिया, तुमने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को, लिहाजा हम यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, यहाँ के फल नहीं खरीदेंगे। ये इनके वहाँ के एक हारे हुए एमपी, हारे हुए नेता का व्यक्तित्व है, जिसको रीट्वीट करा गया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे हुए शीर्ष नेताओं ने। तो ये जो कर चुके हैं, इनके जो कर्म है इस देश के अंदर। और अब सुनिए, अब पता है आपको, मैं आज आपको बता देना चाह रहा हूँ और मैं सबको आगाह करना चाह रहा हूँ, चैनल देखिए आपका बहुत बड़ा है,
लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी बात अगर आप पहुंचा सके तो पहुंचाइए जरूर नेशनल लेवल पे। देखिए मैं आज आपको साफ बोल रहा हूँ, ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो ड्रामा नया खड़ा कर रखा है, ये नरेंद्र मोदी के ड्रामे का पार्ट 4 है। जिस तरह से एक था पार्ट वो ये नोटबंदी, दूसरा था इस देश के अंदर जो है वो अग्निवीर लगाएंगे, तीसरा था कि ताली बजवा दी, गाली करवा दी, ये करवा दिया, पूरा ड्रामा करवा दिया, हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम हो जाता है। उसी की कड़ी में उसी का नया वर्जन, उसी का नया ड्रामा है ये वन नेशन वन इलेक्शन। मेरे को आज भी शक है, इस सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए, सारे चैनल्स को इस प्रश्न को पूछना चाहिए कि 888 सीटें जो लोकसभा के अंदर हैं, जबकि हमारी 546 से समथिंग सांसद होते हैं, क्यों उस लोकसभा के अंदर 800 समथिंग सीटें लगाई गई हैं? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। चलो हम अगर सपोर्ट भी करते हैं, मान लिया जाए आपके इस ड्रामे को अगर हम सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं उसी चुनाव आयोग से जो इनके अंडर काम कर रहा है, बिल्कुल इनका घर का बैल बन गया है वो जो इलेक्शन कमिश्नर है, और नाम लेकर के मैं उसको बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर इनका घर का बैल है। वो व्यक्ति जो आज के दिन में 4 स्टेट के चुनाव, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, उस व्यक्ति से आप ये कह दो कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक शगुफा है, एक ड्रामा है। ये इनका मकसद ऐसा ही हल हो रहा है जैसे मैं आज आपसे इस बात को आपके चैनल में इस बात को हाईलाइट कर करके कह रहा हूँ। तो ये देखो, ये बच्चों के बलात्कार से लेकर करके, रोजगार से लेकर करके हर तरफ से इन्होंने जो है पीट पाट दिया पूरी जनता को, भारत की जनता को। अब ये नया सुर्रा, हम नया ड्रामा लेकर के आगे वन इलेक्शन। इन फांसीवादियों को ये बाबा साहब का दिया हुआ देख लेना, संविधान बदलेंगे। और आज आपको मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि डिक्टेटरशिप की जिसको आदत पड़ जाती है, वो डरता है कि सत्ता खोने की डर से, उसको ये डर है कि कहीं ना कहीं किस दिन जो सत्ता जाएगी तो कोई अगले दिन मैं तिहाड़ में ना मिलूं। जिस तरह से तिहाड़ में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ये भेज देते हैं, तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है देश का संविधान न बदल दें। बाबा साहब का संविधान इन्होंने कोशिश करी थी, वो तो सीटें इनकी 240 आ गई, नहीं अदरवाइज ये पक्का संविधान बदलते। तो आज मैं इस बात को आगाह कर रहा हूँ कि सीटें लोकसभा के अंदर 888 जो सीटें रखी गई हैं, उन 888, ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है ललित जी, नरेंद्र मोदी इस देश का संविधान बदल करके इस देश, ठीक है, जवाब लेते हैं, के बजाय इस देश को देवभूमि को, इस देवभूमि को, इस पूरे मतलब देश की जो जनता है उसको मूर्ख बना रहे हैं। ये इस देश के अंदर होना चाहते हैं, पुतिन की तरह राज करना। ठीक है ललित जी, आएंगे भी, इनका जाना केदारनाथ बहुत जरूरी है। ठीक है। हुकुम सिंह, देखिए गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी के ऊपर ललित जी ने। उनका कहना है कि 3 साल में 700 लड़कियां गायब हो गई हैं। दूसरा ये कि जो अग्निवीर का मुद्दा है लगातार युवाओं के लिए उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वहीं हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो बीजेपी का दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। हरियाणा में अगर ऐसा चुनाव में वादा किया गया है कि अगर कोई अग्निवीर से रिटायर होकर कोई युवा आता है तो उसको सरकारी नौकरी देंगे, फिर ये जो अलग अलग राज्यों के साथ ऐसा किया जा रहा है, हरियाणा के युवाओं के लिए अलग व्यवहार किया जा रहा है, उत्तराखंड के लिए अलग व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, कहीं कोई अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा है। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक ध्वज की बात भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हुकुम जी, तो कहने की बातें है ना। नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है लोगों के दिमाग में, देखो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कोई बदल सकता है क्या? कोई संविधान नहीं है, वो आत्मा है, भारत की लिखी हुई आत्मा है, वो आत्मा से चल रहा है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप देखो राजनीति के अंदर लगते हैं। ये तरह एक देश, देखो महाराष्ट्र में चुनाव अभी नहीं हो सकते, महाराष्ट्र में अभी समय है चुनाव का। हरियाणा में कार्यकाल पूरा हो गया था, अब ये तो समय से होते चुनाव। देखो अभी एक प्रक्रिया चल रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, एक चर्चा है, चर्चा भर है, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, पार्लियामेंट में आएगा, कई चीजें होंगी, स्टेट से प्रस्ताव जाते हैं, एक दिन में नहीं होता है। एक आदमी की सोच होती है, हाँ यार ऐसा भी हो जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ध्वज, एक चीज आएगी तो कैसा होगा, एक आदमी की सोच होती है। देखो नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनका एक राष्ट्रीय सोच है, वो उस अपने हिसाब से चलते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है असफल मिलती है बात की बात है, लेकिन जहां तक सवाल है पूरे देश में चुनाव में कहा गया कि संविधान बदल जाएगा, संविधान कहाँ बदलेगा? संविधान बताओ, बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान बदलना इतना आसान काम है क्या? कोई नहीं बदलता उस संविधान को। संविधान तो एक हमारी आत्मा बन चुकी है भारत की, उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, अन्य विपक्षी पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, बिग बार होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अब ये 11वां साल शुरू हो चुका है और ये चलेगा आगे भी। और वैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म है, सब चीजें। देखिए रोजगार बेरोजगार एक मुद्दे होते हैं,
ये हमेशा रहते मुद्दे। तब भी इंदिरा जी के टाइम में भी बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, आज भी महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा है। जब 3000 तनख्वाह मिलती थी तब भी बेरोजगारी का मुद्दा था, आज भी 3-3 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तब भी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। देखो ये तो देश के अंदर जो बढ़ेगी वैसे चीजें बदलती जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेतृत्व तो मजबूत है ही है। देखो कश्मीर में चुनाव हो रहा है, 60% 65% वोट पड़ गया देता है, बताइए। एक नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व के नेतृत्व में तो कश्मीर में चुनाव हो रहा है। इतना बड़ा बम्पर वोटिंग आपने कभी देखी, कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र के लिए सोचती है और राष्ट्र के लिए वो नियम बनाती है और एक अखंड भारत की बात करती है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। जहाँ तक सवाल है आपका ये चुनाव का, केदारनाथ का, यह एक छोटा सा मुद्दा है। चुनाव होगा, जनता इसमें निर्णय करेगी। अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुए हैं, डेट नहीं आई हुई है, आएगा देखेंगे। उस पर अपने अपनी पार्टी को जोर लगाना चाहिए। चुनाव देखो कौन गोल मारता है तो मैच शुरू होने के बाद पता चलेगा गोल किसके पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं। ये तो जनता मारती है गोल, जनता थोड़ी गोल मारता है। जहाँ तक बद्रीनाथ में है, देखो राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी कांग्रेस से, विधायक से। वो वहाँ की जनता नाराज थी राजेंद्र सिंह भंडारी से। वो उससे बीजेपी, उसको कांग्रेस का विधायक बनाने के बाद भी वो बीजेपी से चुनाव लड़ा, उसको हरा दिया उन्होंने। ये अच्छा निर्णय दिया उन्होंने। भाई जनता गलत निर्णय को स्वीकार नहीं करते, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने मित्रों भाइयों से, भाई ललित जोशी जो बहुत युवा नेता है, राज्य आंदोलनकारी नेता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। कहीं संविधान बदल नहीं रहा है, संविधान ठोस संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का, कोई घबराने की बात नहीं है। अखंड भारत की बात है, पार्टियां आएंगी जाएंगी, कोई बात नहीं, संविधान अपनी जगह रहेगा। ठीक है हरीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी हरीश जी, आपने देखा होगा कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है इस समय और हरियाणा में बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर युवा आएंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या बाकी युवाओं के साथ छल नहीं है? क्योंकि देश में हर राज्य से युवा आर्मी में जाते हैं, अग्निवीर में भर्ती होते हैं, सिर्फ हरियाणा में ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं संदीप जी, मैं हरियाणा का चुनाव अलग चीज है, अग्निवीर अलग चीज है। अग्निवीर की देश को आवश्यकता थी। कांग्रेस के जमाने में ये प्रस्ताव तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने सरकार के पास रखा था, कांग्रेस ने विचार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। अब अग्निवीर की मैं कोटद्वार वाली भर्ती में शामिल था। 47 लड़कों ने भर्ती होना था, 47 कैंडिडेट ने भर्ती होना था। जरूर मैं जवाब दूंगा इनका। ललित जी आएंगे भी। 1 लाख बच्चे कोटद्वार आए हुए थे, 47 बच्चे भर्ती होने, 1 लाख आए हुए। इतना क्रेज है अग्निवीर का। अब जो हरियाणा की बात है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टियां माइलेज लेने के लिए कुछ भी कह सकती है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अग्निवीर पे हमारी टिप्पणी ये है, अग्निवीर देश की आवश्यकता है। ये रेगुलर फौज के अतिरिक्त अलग सा है सिस्टम। कुछ बच्चों, जिन बच्चों को जो है मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, अगर उन बच्चों को करीब 40 लाख रुपए मिल जाते हैं 3 साल में, 4 साल में, तो क्या बुरा है? मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है। थोड़ा सा अनुशासित होंगे, नई पीढ़ी सीखेगी, कुछ फौज के गुण सीखेगी, कुछ फौज के गुण सीखेगी, देश के हित में काम होगा। अच्छा ही है, भविष्य में भी उनको और जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो लेंगी, खासकर सिक्योरिटी गार्ड वाले लेंगे और लेंगे, कंपनी वाले लेंगे। जो बच्चे अनुशासित तो एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है 22-23 साल में। जो बच्चा हमारे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, यदि वो 22-23 साल में फौज की कुछ कलाएं सीखता है, फौज के कुछ गुण सीखता है, एक देश का जिम्मेदार नागरिक बनता है। यानी आपकी नजर में बुरा नहीं लगा। मैं अग्निवीर, ललित जी आएंगे भी, ललित जी आपके पास आएंगे भी। मैं अग्निवीर के पक्ष में हूँ, स्पष्ट रूप से ये बता दूं। ठीक है, ठीक है हरीश जी। ललित जोशी जी, ठीक है, ठीक है हरीश जी, समय कमी है। ललित जोशी जी, इन्होंने कहा ना अग्निवीर के पक्ष में है, मैं बताऊं ये अग्निवीर के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर ये एक जो है निर्दल व्यक्ति का चेहरा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के दरअसल पक्ष में, ये अग्निवीर के पक्ष में नहीं है। इन्होंने सही ढंग से अग्निवीर को पढ़ा ही नहीं। मैं आज इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब देंगे ये, एक इंजीनियर हो या एक डॉक्टर को बनने में कितना टाइम लगता है? ये बताएंगे एक एमबीबीएस डॉक्टर कितने सालों तैयार होता है? नहीं, फौज की उतनी ही ट्रेनिंग है, अग्निवीर हो या दूसरे वीर हो, सबकी एक ही जैसी ट्रेनिंग है। एक इंजीनियर और एक डॉक्टर को कितने साल में डिग्री मिलती है, ये बताओ ना। ठीक है ललित जोशी जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी है। चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हरीश मैखुरी जी थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुम सिंह कुंवर जी थे, वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी से, चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।